हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते। सरोस्ती क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुनील आज आपको लूसेंट का चैप्टर 6 पढ़ाऊंगा। इसके पहले 5 चैप्टर 3 वीडियो में हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाके वीडियो देख सकते हैं। आज हम 2-3 चैप्टर एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ाएंगे पारिस्थितिकी। जीव विज्ञान की उस शाखा को जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या वास स्थान में निवास करने वाली विभिन्न समष्टियों को जैविक समुदाय कहते हैं। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिली जुली इकाई को पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम कहते हैं। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागर है। पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले टैंसले ने की। मतलब इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले टैंसले नामक वैज्ञानिक ने किया। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र को 2 घटकों का बना होता है। नंबर 1 जैविक घटक, नंबर 2 अजैविक घटक। अब हम इन दोनों को डिटेल में देखेंगे। जैविक घटक। जैविक घटक इसे 3 भागों में विभक्त किया गया है: उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। अब ये तीनों को हम डिटेल में देखेंगे। उत्पादक वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे। उपभोक्ता वे घटक जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता के 3 प्रकार हैं: प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। अब हम देखेंगे प्राथमिक उपभोक्ता। इसमें वे जीव आते हैं जो हरे पौधे या उसके किसी भाग को खाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी। गाय, भैंस, बकरी ये प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाएंगे। अब द्वितीय उपभोक्ता देख लेंगे। द्वितीय उपभोक्ता सेकेंडरी कंज्यूमर। इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को अपना भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जैसे लोमड़ी, भेड़िया, मोर। तृतीय उपभोक्ता मतलब टर्सरी कंज्यूमर। इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं, जैसे बाघ, शेर, चीता। अब हम नोट देख लेंगे। खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता है। मतलब जो मानव है वो प्राथमिक भी है और द्वितीय उपभोक्ता दोनों है। अब हम तीसरा देखेंगे अपघटक। घटक डिकम्पोजर। इस वर्ग में मुख्यतः कवक एवं जीवाणु आते हैं। ये मृत उत्पादक एवं उपभोक्ताओं का अपघटन कर उन्हें भौतिक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। अब हम अगला देखेंगे जैविक घटक। अजैविक घटक। अजैविक घटक हैं। नंबर 1 कार्बनिक पदार्थ, नंबर 2 अकार्बनिक पदार्थ, नंबर 3 जलवायवीय कारक, जैसे जल, प्रकाश, ताप, वायु, आर्द्रता, मृदा, खनिज तत्व। अगला पॉइंट देखेंगे। मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। नोट देखेंगे। पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र बंगलुरु में है। पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र बंगलुरु में है। दोस्तों, पारिस्थितिकी खत्म हुआ। अब हम अगला चैप्टर नंबर 7 प्रदूषण पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को दबा लीजिए।
चलिए आगे चलते हैं। प्रदूषण, पोल्यूशन। वायु, जल या भूमि अर्थात पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में होने वाले ऐसे अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं अन्य जीवधारियों, उनकी जीवन परिस्थितियों, औद्योगिक प्रक्रियाओं एवं प्राकृतिक उपलब्धियों के लिए हानिकारक हो, प्रदूषण कहलाते हैं। प्रदूषण मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण। अब हम देखेंगे वायु प्रदूषण क्या होता है। वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। जब प्रदूषण वायुमंडल में उपस्थित होता है और वायुमंडल के अवयवों को अनुकूलतम मात्रा में परिवर्तन आ जाता है, तब इसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर, का तात्पर्य कणिकीय पदार्थ मतलब पार्टिकुलेट मैटर, और एसपीएम का तात्पर्य निलंबित कणिकीय पदार्थ, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है पीएम का फुल फॉर्म बताओ और एसपीएम का हो जाएगा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर और पीएम का हो जाएगा पार्टिकुलेट मैटर। अब हम प्रमुख वायु प्रदूषक देखेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और अमोनिया NH3, तंबाकू का धुआं, फ्लोराइड, धुआं तथा धुएं के कण, एरोसोल। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे। वायु प्रदूषक एस्बेस्टस, धूल फेफड़ा को, सीसा उदर को, पारा रक्त धाराओं को एवं कार्बन मोनोऑक्साइड मस्तिष्क को प्रभावित करता है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरस अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। वर्षा जल के साथ ये अम्ल पृथ्वी पर आ जाते हैं, इसे ही अम्ल वर्षा कहते हैं। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे। प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है। वात स्फीति वायु प्रदूषण से होने वाले एक खतरनाक रोग है जो फेफड़े को प्रभावित करती है। अब हम देखेंगे प्रमुख पर्यावरण संस्थान। जैसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली में है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली में है, जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा में है, भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद देहरादून में, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में, वन अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में, वन उत्पादकता केंद्र रांची में, राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिक संस्थान फरीदाबाद में। और आगे देख लेते हैं। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण कोलकाता, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कोलकाता। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 को मनाया गया। सबसे पहले पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 1973 को। कब? 5 जून को। अब इसको देखिए अगला पॉइंट। पेरोऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN एक गौण प्रदूषक है। और अगला देखेंगे अगला पॉइंट। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो उर्वरक बनाती थी में मिथाइल आइसोसाइनेट या MIC के कारण दुर्घटना हुई थी। अब हम अगला देखेंगे जल प्रदूषण वाटर पोल्यूशन। जल में अवांछनीय कारकों या पदार्थों के जुड़ जाने को जल प्रदूषण कहते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध जल की मात्रा का केवल 2.5 से 3% ही स्वच्छ है। जल प्रदूषण के स्रोत अब हम देख लेते हैं। जल प्रदूषण के स्रोत। जल प्रदूषण मुख्यतः कार्बोनेट, क्लोराइड, सोडियम और बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम व पोटेशियम के सल्फेट, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड तथा औद्योगिक अपशिष्टों के जल में घुल जाने से होता है। समुद्र जलीय प्रदूषण सल्फर युक्त भारी धातुओं, हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम पदार्थ के जल में घुलने से होता है। अब हम नोट देख लेते हैं। भारत के कुछ भागों को भूमिगत पेयजल में आर्सेनिक एवं फ्लोराइड नामक प्रदूषक पाए जाते हैं। मतलब भारत के कुछ भागों में भूमिगत जो पेयजल है उसमें आर्सेनिक एवं फ्लोराइड पाए जाते हैं, जो कि एक प्रदूषक हैं। अगला पॉइंट देखेंगे। भूमिगत जल प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को निछालन हिनेज कहते हैं। ऑयल स्पिल्स ऑयल टैंकरों से रिसा हुआ तेल सागरीय जल की सतह पर शीघ्रता से फैल जाता है। इस तरह जलीय सतह पर फैले तेल को ऑयल स्पिल कहते हैं। पारा युक्त जल पीने से मिनीमाटा रोग हो जाता है। किसमें? पारा युक्त जल पीने से। अगला पॉइंट देखेंगे। एस्बेस्टस के रेशे में युक्त जल के सेवन करने से एस्बेस्टोसिस नामक जानलेवा रोग हो जाता है। अब हम नोट देख लेते हैं। नदियों में जल प्रदूषण के माप ऑक्सीजन में घुली हुई मात्रा से करते हैं। नदियों में जल का प्रदूषण की माप जो करते हैं ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से करते हैं। अब हम तीसरा देखेंगे। ध्वनि प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, वातावरण के में चारों ओर फैली अनिश्चित या अवांछनीय ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत, ध्वनि प्रदूषण का स्रोत ऊंची आवाज या शोर है, चाहे वह किसी प्रकार उत्पन्न हुआ हो। नोट देखेंगे। पराध्वनिक जेट ओजोन परत को पतला करके प्रदूषण पैदा करता है। अगला देखेंगे। अगला आ गया मृदा प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन। भूमि की विकृत रूप मृदा प्रदूषण कहलाती है। मृदा प्रदूषण के स्रोत अम्लीय वर्षा, खानों से प्राप्त जल, उर्वरक व कीटनाशक, रसायन का अत्यधिक प्रयोग, कूड़ा करकट, भौगोलिक अपशिष्ट, खुले खेतों में मल विसर्जन आदि मृदा प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। अब हम अगला देखेंगे। नाभिकीय प्रदूषण, न्यूक्लियर पॉल्यूशन। यह प्रदूषण रेडियो एक्टिव कीड़ों से उत्पन्न होता है। रेडियो एक्टिव प्रदूषण के निम्न स्रोत हो सकते हैं। नंबर 1, चिकित्सा में उपयोग होने वाली कीड़ों से प्राप्त प्रदूषण, परमाणु भट्टियों में प्रयुक्त होने वाली ईंधन से उत्पन्न प्रदूषण, नाभिकीय शस्त्रों के उपयोग से उत्पन्न प्रदूषण, परमाणु बिजली घरों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों से उत्पन्न प्रदूषण, शोध कार्यों में प्रयुक्त रेडियोधर्मी पदार्थों से उत्पन्न प्रदूषण और सूर्य के परावैंगनिक किरणों से उत्पन्न प्रदूषण। आगे देखते हैं। अब हम नोट देख लेते हैं। नोट। अमेरिका ने 28 मार्च 1979 को 3 माइल आइलैंड रिएक्टर में भीषण दुर्घटना हुई। रिएक्टर में होने वाली दुर्घटनाओं में सबसे अधिक हानिकारक व भीषण दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल स्थित एक रिएक्टर में घटी, जिसमें एक रिएक्टर इकाई की छत गल गई थी। और देखेंगे प्रदूषकों को दीर्घकालीन प्रभाव। जो ये प्रदूषक होते हैं न्यूक्लियर के, इसके दीर्घकालीन प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं देखेंगे। ये हमारा प्रदूषक हो गया, ये हमारा प्रभाव हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड से लीवर व किडनी की क्षति होती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कैंसर होता है। धूल कण से श्वास संबंधी रोग होता है। सीसा से केंद्रीय नर्वस सिस्टम दुष्प्रभावित होता है। दोस्तों ये भी सेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम अगला सेशन प्राणी विज्ञान पढ़ेंगे। दोस्तों सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए हम देखते हैं प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान, इसके अंतर्गत जंतुओं और उनके कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 1, जंतु जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। पॉइंट देखेंगे।
संसार के समस्त जंतु जगत को दो उपजगत में विभक्त किया गया है। नंबर 1 एक कोशिकीय प्राणी, नंबर 2 बहुकोशिकीय प्राणी। एक कोशिकीय प्राणी एक ही संघ प्रोटोजोआ में रखे गए, जबकि बहुकोशिकीय प्राणियों को 9 संघों में विभाजित किया गया है। 9 संघों में विभाजित किया गया है। स्टोरर व यूसिंजर के अनुसार जंतुओं का वर्गीकरण, और हम जो वर्गीकरण देखेंगे यहाँ पे वो स्टोरर और यूसिंजर के अनुसार है। और हम देखेंगे संघ प्रोटोजोआ, इसके प्रमुख लक्षण अब देख लेते हैं। नंबर 1 इसका शरीर केवल एक कोशिकीय होता है। इसके जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। प्रचलन प्रदाभों, पाक्षमों या कसाभों द्वारा होता है। स्वतंत्र जीवी एवं परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। सभी जैविक क्रियाएं भोजन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन एक कोश के शरीर के अंतर्गत होते हैं। श्वसन एवं उत्सर्जन कोशिका की सतह से विसरण द्वारा होते हैं। प्रोटोजोआ एंड अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण मनुष्य में 30 से 40 वर्षों के लिए बना रहता है। अब देखेंगे संघ पोरीफेरा। इस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। संघ पोरीफेरा के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं, जैसे झील और समुद्र में हो गया। अब इसके हम प्रमुख लक्षण देखेंगे। नंबर 1 यह बहुकोशिकीय जंतु है, परंतु कोशिकाएं नियमित ऊतकों का निर्माण नहीं करती हैं। शरीर पर असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। शरीर में एक गुहा पाई जाती है जिसे स्पंज गुहा कहते हैं। उदाहरण साइकन, मायोनिया स्पंज। आगे देख लेते हैं। अब हम देखेंगे संघ सिलेंट्रेटा। संघ सिलेंट्रेटा, इसके प्रमुख लक्षण देख लेते हैं। नंबर 1 प्राणी जलीय द्विस्तरीय होते हैं। मुख के चारों ओर कुछ धागे की तरह संरचनाएं पाई जाती हैं जो भोजन आदि पकड़ने में मदद करती हैं। उदाहरण हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन, मूंगा। अब हम देखेंगे संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस। अब इसके प्रमुख लक्षण देख लेते हैं। नंबर 1 3 स्तरीय शरीर परंतु देह गुहा नहीं होती है। दूसरा पृष्ठाधार तल से चपटा शरीर, पाचन तंत्र विकसित नहीं। उत्सर्जन फ्लेम कोशिकाओं द्वारा होता है। कंकाल, श्वसन अंग, परिवहन अंग आदि नहीं होते। उभयलिंगी जंतु है। उदाहरण प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक, फीता कृमि। अब हम देखेंगे संघ एस्केलिमेंथीज। इसके प्रमुख लक्षण देख लेते हैं। नंबर 1 लंबे बेलनाकार अखंडित कृमि, शरीर द्विपार्श्व सममित त्रिस्तरीय। नंबर 2 आहार नाल स्पष्ट होती है। इससे मुख तथा गुदा दोनों ही होते हैं। इसमें परिवहन अंग तथा श्वसन अंग नहीं होते, परंतु तंत्रिका तंत्र विकसित होती है। उत्सर्जन प्रोटोन फ्रीडिया द्वारा होता है। इसका जो उत्सर्जन होगा प्रोटोन फ्रीडिया द्वारा होगा। यह एक लिंगी होते हैं। उदाहरण गोल कृमि जैसे एस्केरिस, थ्रेडवर्म, बुचरेरिया। इसके द्वारा फाइलेरिया होता है। ये जो बुचरेरिया है इसके द्वारा फाइलेरिया मतलब हाथी पांव होता है। अब हम नोट देखेंगे। एंट्रोवियस पिनवर्म, थ्रेडवर्म मुख्यतः छोटे बच्चों की गुदा में पाए जाते हैं। इससे बच्चों को काफी चुनचुनाहट होती है, भूख कम लगती है और उल्टियां भी होती हैं। कुछ बच्चे रात में बिस्तर में पेशाब कर देते हैं। अब हम देखेंगे संघ एनिलिडा। संघ एनिलिडा, इनके प्रमुख लक्षण देख लेते हैं। नंबर 1 शरीर लंबा, पतला, द्विपार्श्व सममित व खंडों में बटा हुआ होता है। प्रचलन मुख्यतः काइटिन के बने सीटी द्वारा होता है। आहार नाल पूर्णतया विकसित होता है। श्वसन प्रायः त्वचा द्वारा, कुछ जंतुओं में कोलोम द्वारा होता है।
रुधिर लाल होता है एवं तंत्रिका तंत्र साधारण होता है। उत्सर्जी अंग वृक्क के रूप में होता है। एक लिंगी एवं उभय लिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे जैसे केचुआ, जोक और नेरिस आदि। केचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं, नेत्र नहीं होते। इसके जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। अब हम देखेंगे संघ आर्थ्रोपोडा। इनके प्रमुख लक्षण देख लें। नंबर 1, शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, वक्ष और उदर। इसके पाद संधि युक्त होते हैं। रुधिर परिसंचारी तंत्र खुले प्रकार के होते हैं। इनकी देह गुहा हीमोसील कहलाती है। इनकी देह गुहा जो है हीमोसील कहलाती है। ट्रेकिया, गिल्स, बुक, लंग्स, सामान्य सतह आदि श्वसन अंग हैं। यह प्रायः एक लिंगी होते हैं एवं निषेचन शरीर के अंदर होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं आर्थ्रोपोडा के। एग्जाम्पल तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डी। कीटों में 6 पाद व 4 पंख होते हैं। काकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। चींटी एक सामाजिक जंतु है जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करती है। दीमक भी एक सामाजिक कीट है जो निवह में रहती है। निवह मतलब कॉलोनी में रहती है दीमक। आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट, संघ इकाइनोडर्मेटा। इसके प्रमुख लक्षण देख लेते हैं। इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। जल संवहन तंत्र पाया जाता है। प्रचलन, भोजन ग्रहण करने हेतु नालपाद होते हैं जो संवेदी अंग का कार्य करते हैं। तंत्रिका तंत्र एवं मस्तिष्क विकसित नहीं होता। पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है। अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से। एग्जाम्पल जेलीफिश, सेलफिश, क्राईफिश, सिल्वरफिश, कैटलफिश, स्टारफिश, हेगफिश, रेजरफिश, ब्रिटल स्टार आदि। नोट, अरस्तु लालटेन का कार्य भोजन को चबाना है। अरस्तु लालटेन का कार्य भोजन को चबाना है। यह समुद्री आर्चिन में पाई जाती है। अब हम देखेंगे संघ मोलस्का। इसके प्रमुख लक्षण, नंबर 1, शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, अंतरंग तथा पाद। इनमें श्वसन गिल्स और टिनिडिया द्वारा होता है। इनमें कवच सदैव उपस्थित रहता है। आहार नाल पूर्ण विकसित होता है। रंग रक्त रंगहीन होता है इसका। 6 नंबर देखेंगे, उत्सर्जन वृक्क के द्वारा होता है। उदाहरण जैसे हो जाएगा घेघा, सीपी आदि। अब हम इसमें रेड कॉर्नर में देख लेंगे मोलस्का। इधर मोलस्का हो जाएगा, इधर प्रचलित नाम, ये सिप्रिया का कौड़ी नाम से प्रचलित है। डोरिस समुद्री नींबू, ऑक्टोपस श्रिंगमीन नाम से प्रचलित है। ऑक्टोपस को 8 मोरल आर्म मतलब इसके 8 पैर होते हैं। एप्लीसिया को समुद्री खरगोश कहा जाता है। कुंडलिनी को उद्यान घोघा कहा जाता है। सीपिया को कटल फिश कहते हैं। और हम आगे देख लेते हैं संघ कार्डेटा। संघ कार्डेटा, इनके प्रमुख लक्षण देख लेते हैं। इनमें नोटोकार्ड उपस्थित होता है। इनमें कोलोन छिद्र अवश्य पाए जाते हैं। इनमें नालदार तंत्रिका रज्जु अवश्य पाए जाते हैं। कार्डेटा में वर्गीकरण के अनुसार 13 वर्ग होते हैं। संघ कार्डेटा के कुछ प्रमुख वर्ग, कार्डेटा के वर्गीकरण 13 वर्ग होते हैं और इसके कुछ वर्ग हम यहाँ पढ़ेंगे आगे। पहला देखेंगे मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग प्रमुख लक्षण इनके देख लेते हैं। ये सभी असमतापी जंतु हैं। इनका हृदय द्विवेशमी होता है और केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। इनमें श्वसन क्रियाओं के लिए क्लोम पाए जाते हैं जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। कुछ मछलियों में कंकाल उपास्थि कार्टिलेज का बना होता है, यानी उसमें हड्डियां नहीं होती हैं, जैसे शार्क। उसको लियोडन
इसको शार्क स्कोलियोडन एग्जाम्पल में जैसे देखेंगे रोहू, कतला तथा समुद्री घोड़ा। अब नोट में देख लेते हैं। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली गंबूसिया है। मच्छरों को नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली जो है गंबूसिया है। अब हम आगे देखेंगे एम्फीबिया वर्ग। एम्फीबिया वर्ग, इसके प्रमुख लक्षण नंबर 1, ये सभी प्राणी उभयचर होते हैं। ये असमतापी होते हैं। श्वसन क्लोमो त्वचा तथा फेफड़े द्वारा होता है। हृदय 3 बेसमी होते हैं, 2 आलिंद व 1 नीले होता है। उदाहरण मेढक एम्फीबिया वर्ग में आएगा। अब हम नोट देख लेते हैं। मेढक की टरटराहट वास्तव में मैथुन के लिए पुकार होती है। अब हम देखेंगे सरीसृप वर्ग मतलब रेप्टाइल्स। इनके प्रमुख लक्षण देख लेते हैं। वास्तविक स्थलीय कशेरुकी जंतु हैं। ये असमतापी जंतु हैं। 2 जोड़ी पाद होते हैं। आगे अगला पॉइंट देखेंगे इसका। कंकाल पूर्णतया अस्थिर होता है। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। इनके अंडे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कवच से ढके होते रहते हैं। हृदय सामान्यतः त्रिकक्षीय होता है, लेकिन मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय होता है। एग्जाम्पल में छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ, जिसमें से मगरमच्छ का 4 कक्षीय होता है, बाकी सब का त्रिकक्षीय होता है हृदय। अब हम नोट देख लेंगे। मीसोजोइक युग को रेप्टाइल का युग कहते हैं। मतलब अगर पूछा जाए एग्जाम में रेप्टाइल का युग किसे कहते हैं तो मीसोजोइक युग को कहा जाता है। डायनासोर इसी युग में थे। डायनासोर किस युग में थे? मीसोजोइक युग या रेप्टाइल का युग। अब हम अगला देखेंगे, अगला पॉइंट। घोंसले बनाने वाले एकमात्र सर्प नागराज किंग कोबरा हैं, जिसका भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प है। हेलोडर्मा विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है। मतलब विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली हेलोडर्मा है। और किंग कोबरा अपना घोंसला बनाता है और अन्य सर्पों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। समुद्री सांप, जिन्हें हाइड्रोफिश कहते हैं, संसार का सबसे जहरीला सांप है। समुद्री सांप, जिसे हाइड्रोफिश कहते हैं, संसार का सबसे जहरीला सांप है। मेबुइया बिल बनाने वाली छिपकली है। मेबुइया बिल बनाने वाली छिपकली होती है। इसका प्रचलित नाम स्किक है। सांपों के विष ग्रंथियां स्तनधारियों की वसा तेल ग्रंथियों के सदृश होती हैं। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे। अब हम देखेंगे पक्षी वर्ग। इनके प्रमुख लक्षण देख लेते हैं। नंबर 1, इसका अगला पाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। इसका हृदय 4 बेसमी होता है, 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। ये समतापी होते हैं तथा इनका श्वसन अंग फेफड़ा होता है। मूत्राशय अनुपस्थित रहता है। शब्दिनी पक्षी में वाक्य यंत्र है। उदाहरण कौवा, मोर, चिड़िया, तोता। तीव्रतम पक्षी अलविला है। तीव्रतम पक्षी अलविला है। अब अगला पॉइंट देखेंगे। उड़ ना सकने वाला पक्षी कीवी और एमू है। कीवी और एमू है। और सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे इसमें पूछ लिया जाता है उड़ ना सकने वाले पक्षी, तो हम कीवी या एमू लगाएंगे। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग लगाएंगे और सबसे छोटी पक्षी हमिंग बर्ड लगाएंगे। आर्कियोप्टेरिक्स जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है, जो सरीसृप तथा पक्षियों के बीच का योजक कड़ी था। पेंगुइन चिड़िया आर्कटिक में पाई जाती है। आर्कटिका में
नहीं, आर्कटिका नहीं, अंटार्कटिका में पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर कोलकाता एवं विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर कोलकाता में और विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में। अब हम अगला देखेंगे स्तनी वर्ग मैमल्स, मैमलिए लिखा है इसमें, मैमल्स हो जाएगा। अब इसके प्रमुख लक्षण देख लेंगे। त्वचा पर श्वेत ग्रंथियां एवं तैल ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये सभी जंतु उच्च तापी एवं नियत तापी होते हैं। इनके हृदय 4 बेसमी होता है। इनमें दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं, इसलिए इन्हें द्विवारदंती कहते हैं। इसका 5वां पॉइंट देखेंगे। इसमें इसके लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन ऊंट एवं लामा को छोड़कर। आगे देखेंगे। इसमें बाह्य कण पिन्ना उपस्थित होता है। वर्ग स्तनधारी 3 उपवर्गों में बटा होता है। नंबर 1 प्रोटोथीरिया, नंबर 2 मेटाथीरिया, नंबर 3 यूथीरिया। अब हम देखेंगे प्रोटोथीरिया। अंडे देते हैं, उदाहरण एकिडिना प्लेटिपस। नंबर 2 पे मेटाथीरिया है, अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं जो मर्सूपियल नामक थैली में विकसित होने तक रहता है, जैसे उदाहरण कंगारू किस में आ जाएगा, मेटाथीरिया में, और एकिडिना प्लेटिपस प्रोटोथीरिया में। अब हम देखेंगे यूथीरिया, पूर्ण विकसित शिशुओं का जन्म देता है, जैसे मनुष्य में क्या कहेंगे, यूथीरिया। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिकतम ताप बकरी का होता है, औसतन तापमान 39 डिग्री। स्तनधारी में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है, औसतन 39 डिग्री। मनुष्य का कितना होता है, 37 डिग्री। अब हम आगे देखेंगे। डक बिल्ड प्लेटिपस एकमात्र विषैला स्तनी है। कौन सा, डक बिल्ड। समुद्री व्हेल में लिम्ब फ्लीपर में परिष्कृत होते हैं। समुद्री व्हेल में लिम्ब फ्लीपर में परिष्कृत होते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे जंतु ऊतक, एनिमल टिश्यू। जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों को हम निम्न श्रेणी में बांट सकते हैं। नंबर 1 उपकला ऊतक। ये ऊतक जंतु की बाहरी, भीतरी या स्वतंत्र सतहों पर पाए जाते हैं। इसमें रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है। इसके कारण इस ऊतक की कोशिकाओं का पोषण विसरण के माध्यम से लसिका द्वारा होता है। यह शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों में पाया जाता है, जैसे त्वचा के बाह्य सतह, हृदय, फेफड़ा एवं वृक्क के चारों ओर। आगे देखते हैं। वृक्क के चारों ओर तथा यकृत एवं जनन ग्रंथियों के दीवार आदि पर। यह ऊतक शरीर के अंतरंगों को चोट से बचाता है तथा उन्हें नम बनाए रखता है। और नंबर 2 पे देखेंगे संयोजी ऊतक। यह ऊतक शरीर के सभी अन्य ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तरल संयोजी ऊतक जैसे रक्त एवं लसिका संवहन के कार्य में भी सहायक होता है। यह ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है तथा मृत कोशिकाओं को नष्ट करके मृत ऊतकों तथा कोशिकाओं की पूर्ति करता है। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे। नाभिरज्जु प्रौढ़ संयोजी ऊतक है। कौन, नाभिरज्जु। अब हम देखेंगे अगला पॉइंट। प्राणियों में एडिपोसाइट संयोजी ऊतक में वसा संग्रहित होती है। पेशीय ऊतक हम देखेंगे। अगला ऊतक पेशीय ऊतक, मसल टिश्यू। इसे संकुचनशील ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। शरीर के सभी पेशियां इसी ऊतक से मिलकर बनी होती हैं। पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आरेखित पेशी। यह पेशी ऊतक उन अंगों की दीवारों पर पाया जाता है जो अनैच्छिक रूप से गति करती हैं, जैसे आहार नाल, मलाशय, मूत्राशय, रक्त वाहिनियां आदि। आरेखित पेशियां उन सभी अंगों की गतियों को नियंत्रण करती हैं जो स्वयं में गति करती हैं।
अगला देखेंगे रेखित पेशी। रेखित पेशी, ये पेशियां शरीर के उन भागों में पाई जाती हैं जो इच्छानुसार गति करती हैं। प्रायः इन पेशियों के एक या दोनों सिरे रूपांतरित होकर टेंडन के रूप में अस्थियों से जुड़े होते हैं। अब हम तीसरा देखेंगे हृदय पेशी। हृदय पेशी, ये पेशी केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती हैं। हृदय की गति इन्हीं पेशियों के कारण होता है, जो बिना रुके जीवन पर्यंत गति करती है। संरचना की दृष्टि से यह रेखित पेशी ऊतक से मिलती जुलती है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 639 होती है। अगला पॉइंट देखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां ग्लूटियस मैक्सिमस कुल्लू की मांसपेशी है। सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस कुल्लू की मांसपेशी है। मानव शरीर सबसे छोटी मांसपेशियां स्टेपिडियस है। सबसे बड़ी ग्लूटियस मैक्सिमस, सबसे छोटी स्टेपिडियस है। अब नंबर 4 देखेंगे तंत्रिका ऊतक, नर्व टिश्यू। इसे चेतना ऊतक भी कहते हैं। जीवों का तंत्रिका तंत्र इन्हीं ऊतकों का बना होता है। यह दो विशिष्ट प्रकार के कोशिकाओं का बना होता है। नंबर 1 तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया। यह ऊतक शरीर में होने वाले सभी अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। न्यूरोग्लिया कोशिकाएं मस्तिष्क की गुहा को अस्तारित करती हैं। हम नोट देख लेते हैं। नोट, जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता। जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है। अब हम अगला देखेंगे मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना परसेंट? 7% होता है। रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका pH 7.4 होता है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना आधा लीटर रक्त कम होता है। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 रुधिराणु। आगे देखेंगे प्लाज्मा। यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। इसका 90% भाग जल, 7% प्रोटीन, 0.1% लवण, 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में होते हैं। आगे देखेंगे अब हम प्लाज्मा के कार्य। पचे हुए भोजन तथा हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा द्वारा होता है। अब हम देखेंगे सेरम। जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सेरम कहा जाता है। अब हम देखेंगे रुधिराणु, ब्लड कार्पल्स। यह रुधिर का शेष 40% भाग होता है। इनमें 3 भागों में बंटते हैं, लाल रुधिर कणिका आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स श्वेत रुधिर कणिका डब्ल्यूबीसी तथा रक्त बिंबाणु मतलब ब्लड प्लेटलेट्स। और हम देखेंगे एक एक करके। लाल रुधिर कणिका आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल या इरिथ्रोसाइट्स। स्तनधारियों में लाल रक्त कण उभयावतल होता है। इसमें केंद्रक नहीं होता। अपवाद ऊंट और लामा नामक स्तनधारी में आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन 12 एवं फोलिक अम्ल आरबीसी का निर्माण में सहायक होते हैं। मतलब आरबीसी का निर्माण कैसे होता है? प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12, फोलिक अम्ल द्वारा होता है। अब हम नोट्स देख लेंगे। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत तथा प्लीहा में होता है। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है।
इसकी मृत्यु यकृत, लीवर या प्लीहा स्प्लीन में होती है। इसलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है। इसमें हीम नामक रंजक होता है। इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखता है। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक हीमैटिन है। आरबीसी का मुख्य कार्य शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्तक्षीणता रोग हो जाता है। सोते वक्त आरबीसी 5% कम हो जाता है एवं जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं उनके आरबीसी में 30% वृद्धि हो जाती है। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। नोट देख लेते हैं। थैलेसीमिया रोग लाल रुधिराणु नहीं बनते। थैलेसीमिया रोग में लाल रुधिराणु नहीं बनते। अब हम देखेंगे श्वेत रक्तकण WBC व्हाइट ब्लड कार्पल्स आर ल्यूकोसाइट। इसका आकार एवं रचना में अमीबा के समान होता है। इसमें केंद्रक रहता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा, बोन मैरो, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत एवं प्लीहा में भी होता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। अगला पॉइंट देखेंगे। इसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना है। WBC का सबसे अधिक भाग 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणुओं और जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। अब नंबर 3 हम देखेंगे रक्त बिंबाणु, ब्लड प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइट। यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है और इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है। इसका मुख्य कार्य रक्त के थक्का बनने में मदद करना है। अब नोट देख लेंगे। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट की कमी हो जाती है। अगला पॉइंट देखेंगे। अब हम देखेंगे रक्त के कार्य। नंबर 1 शरीर के ताप को नियंत्रण तथा शरीर को रोगों से रक्षा करना, शरीर के वातावरण को अस्थायी बनाए रखना और घावों को भरना, रक्त का थक्का बनाना। नंबर 4 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पचा हुआ भोजन, उत्सर्जी पदार्थ व हार्मोन का संवहन करना। नंबर 5 लैंगिक वर्ण में सहायता करना व अंगों में सहयोग प्रदान कर स्थापित करना। अगला पॉइंट देखेंगे रक्त का थक्का बनाना, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। रक्त के थक्का बनने के दौरान होने वाली 3 महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं निम्न हैं। आगे देखते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रम्बिन प्लस कैल्शियम डबल प्लस बराबर थ्रोम्बिन हो जाता है और थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन मिलते हैं तो फिब्रिन हो जाता है और फिब्रिन और रक्त रुधिराणु जब मिलते हैं तब ये क्लॉट बन जाता है, रक्त का थक्का। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे। रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रम्बिन तथा फाइब्रिनोजन का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। विटामिन के रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है। सामान्य रक्त थक्का 2 से 5 मिनट बन जाता है। अगला पॉइंट रक्त के थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजन है। अब हम देखेंगे मनुष्य के रक्त वर्ग ब्लड ग्रुप। मनुष्य के रक्त वर्ग ब्लड ग्रुप।
रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में किया था। इसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। मनुष्यों के रक्तों की विभिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कण में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहते हैं। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी। एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य को 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। अब हम नंबर 1 देख लेते हैं। नंबर 1, इसमें एंटीजन ए होता है, रुधिर वर्ग ए है। जिनमें एंटीजन बी होता है, रुधिर वर्ग बी है। जिनमें एंटीजन ए बी दोनों होता है, रुधिर वर्ग ए बी है। जिनमें दोनों में से कोई एंटीजन नहीं होता, वह रुधिर वर्ग ओ है। रुधिर के चारों वर्गों के साथ एंटीबॉडी का वितरण। अब हम देखेंगे रुधिर वर्ग। एंटीजन मतलब लाल रुधिर कणिकाओं में और एंटीबॉडी प्लाज्मा में। अब देखते हैं ये डायग्राम। रुधिर वर्ग यदि ए रहा तो एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी स्मॉल बी हो जाएगा, और रुधिर वर्ग यदि बी रहा तो एंटीजन कैपिटल बी और एंटीबॉडी स्मॉल ए हो जाएगा, और रुधिर वर्ग ए बी रहा तो एंटीजन ए और बी दोनों हो जाएंगे, जबकि एंटीबॉडी कोई नहीं होगा। और जब रुधिर वर्ग ओ होगा तो एंटीजन कोई नहीं होगा और एंटीबॉडी ए और बी स्मॉल में दोनों हो जाएंगे। अब पॉइंट देख लेते हैं। किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, इसको एंटीबॉडी कहते हैं। यह भी 2 प्रकार का होता है, नंबर 1 एंटीबॉडी ए और नंबर 2 एंटीबॉडी बी। रक्त का आधान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एंटीजन ए तथा एंटीबॉडी स्मॉल ए, एंटीजन बी एवं एंटीबॉडी स्मॉल बी एक साथ नहीं रह सकते। ऐसा होने पर ये आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे रक्त नष्ट हो जाता है। इसे रक्त का अभिश्लेषण कहते हैं। अतः रक्त आधान में एंटीजन एवं एंटीबॉडी का ऐसा तालमेल करना चाहिए जिससे रक्त का अभिश्लेषण न हो सके। अगला पॉइंट, रक्त समूह ओ को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, एवं रक्त समूह ए बी को सर्वग्राहक यूनिवर्सल रिसेप्टर रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता। अब हम देखेंगे आरएच तत्व मतलब आरएच फैक्टर। सन 1940 में लैंडस्टीनर तथा बिनीर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया। इन्होंने रिसस बंदर में इस तत्व का पता लगाया, इसलिए इसे आरएच फैक्टर कहते हैं। जिन व्यक्तियों के रक्त में यह तत्व पाया जाता है, उनका रक्त आरएच सहित मतलब आरएच पॉजिटिव कहलाता है, तथा जिनमें नहीं पाया जाता है उनका रक्त आरएच रहित मतलब आरएच निगेटिव होता है। अगला पॉइंट देखेंगे। रक्त आधान के समय आरएच फैक्टर की भी जांच होती है। आरएच प्लस तथा आरएच प्लस का रक्त एवं आरएच माइनस को आरएच माइनस का रक्त ही दिया जाता है। यदि आरएच प्लस रक्त वर्ग का रक्त आरएच माइनस रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को दे दिया जाए तो प्रथम बार कम मात्रा होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु जब दूसरी बार इसी प्रकार रक्ताधान किया गया तो अभिश्लेषण के कारण आरएच माइनस वाले व्यक्ति का मृत्यु हो जाती है। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस। यदि पिता का रक्त आरएच पॉजिटिव हो तथा माता का रक्त आरएच निगेटिव हो तो जन्म लेने वाले शिशु का जन्म से पहले
गर्भाशय में या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। ऐसा प्रथम संतान के बाद ही संतान होने पर होता है। मतलब एक संतान हो सकते हैं, दूसरे नहीं होंगे। अब हम देखेंगे डायग्राम। माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों के संभावित रक्त समूह। माता पिता के रक्त समूह, बच्चों के संभावित रक्त समूह और बच्चों में असंभावित रक्त समूह। यदि माता पिता के ब्लड ग्रुप ओ रहे तो बच्चे के संभावित रक्त ग्रुप ओ हो जाएंगे और जो असंभावित नहीं होंगे ए बी और ए बी हो जाएंगे। उसी प्रकार ओ क्रॉस ए अगर होता है तो ओ ए संभावित होगा और बी ए बी संभावित नहीं होगा। उसी प्रकार ओ बी होगा तो ओ बी संभावित होगा और ए बी संभावित नहीं होगा। ओ और ए बी होगा तो ए बी संभावित होगा, ओ और ए बी संभावित नहीं होंगे। ए होगा तो ए ओ बन जाएगा और बी ए बी संभावित नहीं होंगे। ए बी होगा तो ओ ए बी और ए बी सभी संभावित होंगे और असंभावित में नन हो जाएगा, कोई नहीं। ए और ए बी अगर मिलते हैं तो ए बी और ए बी बनेंगे और असंभावित में ओ हो जाएगा। बी बी अगर मिलते हैं तो बी और ओ बनेंगे, ए और ए बी असंभावित होंगे। बी और ए बी मिलेंगे तो ए बी और ए बी बनेंगे और ओ असंभावित होगा और ए बी और ए बी मिलेंगे तो ए बी और ए बी बनेंगे और ओ असंभावित होगा। दोस्तों, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आज हम लोगों ने 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। कल से 9वां चैप्टर मानव शरीर के तंत्र स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम लिंक सरस्वती क्लासेस 01 से जुड़ जाइए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, नमस्कार।